माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, it was observed by Kolliker. Observed by Kolliker. And their name mitochondria was given by Benda. राजन खड़े हो। अब मैं जिस सेल ऑर्गेनेल का नाम पूछूं उससे जुड़े हुए साइंटिस्ट का नाम तुम्हें बताना है, बाकी बंद कर दो। ER, पोर्टर और थॉमसन, ठीक। गोल्गी बॉडी, एकदम शांत रहो बाकी लोग। गोल्गी बॉडी, समीम खड़े हो। यस, गोल्गी बॉडी। चलो जी, गोल्गी बॉडी। कैमिलो गोल्गी, ईयर 1898। यस, लाइसोसोम, डी-डुए, कौन सा साइंटिस्ट? डी-डुए। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं यार, बैठो। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और याद है? कुछ याद नहीं है आपको, बिल्कुल गलत काम करते हैं। अब बातें करना बंद, सामने देखना चालू। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर, नेम बाय बेंडा। बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दे आर नॉट इजिली विजिबल। इन्हें माइक्रोस्कोप से भी अगर तुम देखो तो ये इजिली विजिबल नहीं है, जब तक कि इनकी स्पेसिफिक स्टेनिंग ना की जाए। आप अगर इनकी स्पेसिफिक स्टेनिंग नहीं कर रहे, इनको कलर करके नहीं देख रहे, तो ये माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे। बोलते हैं एक डाई होती है जेनस ग्रीन, एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लिख लीजिए, पूछी गई है। जेनस ग्रीन नाम की डाई है। इस डाई से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करते हैं और फिर हम इसे देखते हैं, तब ये दिखाई पड़ता है। सो इट इज नॉट इजिली विजिबल, जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब दिखता है तो हम लोग इसको स्टेन करके देखते हैं, और स्टेन करके देखते हैं जेनस ग्रीन डाई से। बाकी सारे लोगों को मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, क्लास में अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो पूरी क्लास भर में खड़ा रखूंगा। ये ठीक तरीका नहीं है। या तो आप क्वेश्चन आंसर से डरते हो, इस वजह से आप अपने कुछ दोस्तों को अंदर बैठालते हो और पूछ लेते हो कि जब सर क्वेश्चन पूछना बंद कर दें, पढ़ाना चालू कर दें, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो मैं आपको पूरी क्लास में खड़ा रखूंगा। आइंदा ये चलेगा नहीं। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो मेरा गुड और बैड दोनों झेलना पड़ेगा। पढ़ना है तो पढ़ना है, और साथ में पूछना है तो फिर पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। नहीं चलेगा? चलेगा? तो बाद में मत आया करिए। ये सब कलाकारी हम अपने क्लास में कर चुके हैं, चलती नहीं है। चलो, कौन सी डाई? जेनस ग्रीन डाई। बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल की संज्ञा दी गई है। ये पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहे जाते हैं कि ये सेल के लिए एटीपी बनाते हैं, और एटीपी फॉर्मेशन करने की वजह से ही इनका नाम पावर हाउस ऑफ सेल है। इसलिए जितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल होगी, जितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल होगी, उतना ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उन कोशिकाओं में ज्यादा होगा जिनमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी।
इसलिए इनका नंबर पर सेल घटता और बढ़ता रहता है। नंबर पर सेल, इट इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है। एक्टिव कोशिकाओं में ज्यादा, इनएक्टिव कोशिकाओं में कम। कल मैंने आपको एक वैक्यूल पढ़ाया था, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अगर आपको याद हो, याद है? और मैंने कहा था एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपनी मेम्ब्रेन का साइज कम, और तब मैंने बताया था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। बोलो क्या नाम है? जैसे नॉर्मल मेम्ब्रेन की, नॉर्मल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम था टोनोप्लास्ट। क्या नाम था? नॉर्मल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम कंडेंसेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कम, या बोलते हैं कंडेंसेशन मेम्ब्रेन के चारों तरफ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भरमार होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हर उस जगह पर होंगे जो कोशिका एक्टिव होगी। जितनी ज्यादा कोशिका एक्टिव होगी उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स है कि वेरिएबल है? लेस एक्टिव सेल में ज्यादा कि कम? मोर एक्टिव सेल में। याद रहेगा? नाउ द साइज, आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलते हैं 0.2 से लेकर 1 माइक्रोन का इनका विड्थ है, W है विड्थ, जिसका एवरेज है 0.5 माइक्रोन। और लेंथ के बारे में बोलते हैं वो 1 माइक्रोन से लेकर, पता नहीं क्यों उन्होंने 4.1 लिखा है, तो मैं भी 4.1 ही लिखूंगा। 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन तक इनकी लेंथ है। तो विड्थ इनकी है 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन, एवरेज है 0.5 माइक्रोन। और जो इनकी लेंथ है वो है 1 माइक्रोन से लेकर 4.1 माइक्रोन तक। तो नंबर हो गया जो कि वेरिएबल है, ये हो गया साइज जो आपकी बुक में दिया गया है। और शेप, शेप इज सॉसेज शेप। अब जो लोग नॉन वेज नहीं खाते वो सॉसेज नहीं जानते, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं 5 स्टार होटल में गए वो जानते हैं सॉसेज क्या होता है। तो ये सॉसेज शेप है, कुछ इस तरीके की शेप का होता है, लाइक दैट। तो शेप इसका सॉसेज है। तो 3 चीजें पढ़ाई मैंने, नंबर, साइज, शेप। तीनों बताओ, नंबर कितना? फिक्स की वेरिएबल? कम एक्टिव तो? ज्यादा एक्टिव तो? अच्छा बताओ, इसके बाद साइज याद रहेगा कितना? 0.2 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन, एवरेज 0.5 माइक्रोन, और लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोन। और इनका नंबर फिक्स की वेरिएबल है। गुड। अब मैं इसे हटा देता हूं, जितना मैंने लिखा वापस करो। साइंटिस्ट जिसने इनको ऑब्जर्व किया, जिसने इनका नाम दिया, बेंडा। इजिली विजिबल के नॉट इजिली? और अगर इन्हें देखना ही है माइक्रोस्कोप में तो स्टेन करेंगे। कौन सी डाई? जेनस ग्रीन डाई से स्टेन करेंगे। अच्छा बताओ, इनके नंबर फिक्स की वेरिएबल? थैंक यू वेरी मच, वेरिएबल है। और आपको मालूम है इनका साइज याद रहेगा, और इनका शेप सॉसेज। बोलो क्या है? सॉसेज। अब मैं इनका स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर माफ करिएगा, मैं उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा जितना आपकी बुक में बना है। बोलते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस है, दे आर डबल मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इट इज स्मूथ, कोई फोल्डिंग नहीं है इसमें। आउटर मेम्ब्रेन इनकी स्मूथ है। इसके बाद ओके तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है। और बेटा एक
चीज एकदम कॉन्सेप्चुअली सुन लो, जितनी नेचुरल मेम्ब्रेन होती है, मैं आज कम से कम 5वीं बार ये बोल रहा हूं और मेरे साथ अगर आप साथ साथ बोल गए तो मजा आ जाएगा। जितनी भी नेचुरल मेम्ब्रेन है वो रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं या फिर सिंगर निकोलसन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होंगी। कैसी होंगी? और इनमें होगा प्रोटीन, क्या होगा? और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड। इट इज इनर मेम्ब्रेन। ये काफी फोल्डेड है। इनकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इट इज फ्लूइड फिल्ड। इसके अलावा इनके इनर सब्सटेंस में इनर वाला जो सबसे अंदर की कैविटी इट इज अगेन फ्लूइड फिल्ड और इसकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम है मैट्रिक्स। इट इज नोन एज मैट्रिक्स। याद रखना इनकी जो फोल्डिंग है दीज आर नोन एज क्रिस्टा और द क्रिस्टी। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिनकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अलावा इनके सबसे अंदर एक कैविटी है जो कि फ्लूइड फिल्ड है। कैसी है? उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में जो फ्लूइड है उसका नाम, उस फ्लूइड का नाम क्या रखा गया है? मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। ध्यान सुनना, ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है, दिस मैट्रिक्स पोर्शन, दिस मेम्ब्रेन पोर्शन एंड ऑल ऑफ दिस दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पायरेशन। बोलो किसमें? एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पायरेशन पार्ट में इन्वॉल्व हैं, जिनमें जो इनका मैट्रिक्स है यहां पर लिंक रिएक्शन नाम की रिएक्शन होती है जो मैं तुम्हें आगे रेस्पायरेशन में पढ़ाऊंगा। कौन सी रिएक्शन? और इसके अलावा एक साइकिल पाई जाती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। फिर से बोलो। तो रेस्पायरेशन की दो साइकिल, एक कौन सी? लिंक रिएक्शन, और दूसरी कहां पर पाई जाएंगी? मैट्रिक्स। फिर से बोलो। थैंक यू वेरी मच। नाउ इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इन इनर मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं जो टेनिस रैकेट आकार के होते हैं। मैं बड़ा सा बना रहा हूं, इतने बड़े दिखेंगे नहीं लेकिन बना रहा हूं मैं। एंड दीज टेनिस रैकेट साइज और शेप ऑफ द पार्टिकल दीज आर नोन एज ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑक्सीसोम्स, ऑल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 particle, also known as particle of Fernandez and Moron. Particle of Fernandez and Moron. तो F का मतलब फर्नांडेज है। यहां पर दो पार्टिकल हैं, F0 और F1 पार्टिकल। इन F0 F1 पार्टिकल में पाई जाती है ETS। फुल फॉर्म व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और भाइयों बहनों ध्यान सुनना, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक हाइपोथेसिस दी गई है, नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। और इसी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की मदद से
इनकी इनर मेम्ब्रेन एटीपी पैदा करते हैं और इन एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। यानी कोशिका की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी मुद्रा है। अगर कोशिका में हम एनर्जी की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एटीपी। और एटीपी बनाने की वजह से ही इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में जहां पावर हाउस ऑफ सेल लिखा है वहां पर इनका कारण ध्यान से सुन लीजिए, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? एटीपी। एटीपी। अब मुझे डर है कि आप ये स्ट्रक्चर पूरा मुझे समझा पाओगे। समझा लोगे? हाँ बताओ, कितनी मेम्ब्रेन है? एक कौन? दूसरी कौन सी? स्मूथ। कौन फोल्डेड? फोल्डन का नाम क्रिस्टी है। इन क्रिस्टी में कुछ पार्टिकल हैं, क्या नाम है? ऑक्सीजोम। क्या नाम है? F0F1 पार्टिकल। पूरा नाम? पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरॉन। इन F0F1 पार्टिकल और इनर मेम्ब्रेन में मिलाकर पाया जाता है ETS। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर से बोलो। तो बताओ, ये तीनों रिएक्शन तुमने पढ़ी होंगी। ये कौन सी? लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ETS। ये सब किससे रिलेटेड है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली किस में इन्वॉल्व है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या पैदा हो रहा है? एटीपी। और एटीपी क्या एक एनर्जी करेंसी है? और अगर एनर्जी करेंसी ये खुद पैदा कर रहे हैं तो बताइए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। और जितने लोग बिना देखे मुझे बता पाएंगे, हटा दें? नहीं हटा रहे। अच्छा बताओ, अब माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? अब दिख रहा है तो अच्छे बच्चे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय। बहुत नींद आ रही तुमको? 5-10 मिनट के लिए सोने के लिए अलाउ कर दिया जाए क्या? अलाउ कर दे? ये भी होना चाहिए। मान लो कभी कभी तुम थक जाओ और तुम्हारा मन कर रहा है कि सर अभी अलाउ कर दीजिए, तुम्हारी मांगे बढ़ती जाएंगी। जब मैं तुम्हें कहूंगा सोने के लिए अलाउ कर दीजिए, सर चद्दर बंटवा दीजिए। फिर जब चद्दर बंटवा देंगे, सब तकिया बंटवा दीजिए। और फिर तुम्हारी मांगे घटने वाली, घटेंगी कि बढ़ेंगी? सर एसी चलवा दीजिए। बेवकूफों, ऐसा क्या है साइटोलॉजी में जो इतनी नींदें आ रही? क्या लोरी सुना रहा हूं मैं? अब साइटोलॉजी ऐसी है तो है, जो है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बताओ कितनी मेम्ब्रेन? आउटर। कौन स्मूथ? फोल्डेड। फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी है। दोनों बीच के स्पेस का नाम? और अंदर घुस जाए कैविटी मिलेगी? फ्लूइड होगा? नाम बताओ। इनमें बहुत सारी साइकिल चल रही हैं। लिंक रिएक्शन कहां पर? क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में। ETS भी है कहां पर? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में पार्टिकल है, नाम बताओ। ऑक्सीसोम। टेनिस रैकेट के आकार के हैं। इन्हें F0F1 पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरॉन, पार्टिकल ऑफ मोरॉन बोलते हैं। इनमें ETS है। ETS में एक हाइपोथेसिस लगेगी, नाम बताओ। कीमो। कीमो की केमी, कीमो मत बोलना, बोलो क्या? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इससे क्या पैदा होगा? एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। अमेरिका की करेंसी, इंडिया की क्या? पक्का? सॉरी। और कोशिका की एटीपी। कोशिका में तुम डॉलर लेके चलोगे तो कोशिका कहेगी ना, डॉलर को किस में कन्वर्ट करो? एटीपी। अमेरिका में रुपया ले जाओगे तो रुपया किस में कन्वर्ट होगा? डॉलर। इंडिया में डॉलर लेके आओगे, किस में कन्वर्ट होगा? रुपया। तो ये सब दोनों चीजें लेकर के तुम कोशिका के अंदर घुसे कि आज तो मैकडी खान में जाकर के खाना खाना है। और देश कौन है? कोशिका। किसके देश में घुसे? सेल के देश में। और सेल के देश में जैसे ही तुम घुसे, तुमने कहा भैया 2 रुपए की चाट देना, बोले थप्पड़ मार देंगे। 2 रुपए की चाट नहीं, यहाँ 4 ATP की चाट मिलती है। So ATP इज एनर्जी करेंसी।
तो एनर्जी की बात अगर सेल में करनी है तो किसके रूप में करनी है? एटीपी। और एटीपी बनाने वाला बंदा धनी होगा, और जिसके पास धन है वो पावर हाउस है। तो बेटा पावर हाउस ऑफ सेल इज, और ये पावर हाउस बना कैसे? रेस्पायरेशन। बोलो कौन सा? एरोबिक की एनारोबिक? एनारोबिक की एरोबिक? एनारोबिक। अब एक छोटी सी हाइपोथेसिस है, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, प्लीज राइट इट डाउन इन समवेयर इन योर एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी में ही बोलेंगे। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस बहुत जाननी जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति का कुछ सीक्वेंस इस तरीके का है कि पहले इस दुनिया में जीवन नहीं था, केवल केमिकल था। क्या था? अब सुनोगे नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ना ही तो पढ़ लेना। पहले केवल क्या? केमिकल थे। क्या थे? केमिकल से बने ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बोलो क्या बने? पहले ऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस बने, फिर बेटा लार्जर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, और वो जुड़ गए तो बने कोजरवेट्स। बोलो क्या बने? नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, नहीं लग रहा है। बोले सर कुछ लोग कहेंगे ये कब पढ़ाने लगा अचानक? अरे पहले इस दुनिया में धरती माता में केवल समुंदर थे। क्या थे? सर ये तो हमको डोलची लग रही है, बास्केट लग रही है, समुंदर है। हाँ समुंदर है, जरा बड़ा करके देखोगे तो समुंदर। और इस समुंदर में थी हवा की पानी, और उसमें थे, और इस समुंदर में मछलियां तैर रही थी। ये अभी का समुंदर है कि बिलियन ईयर पहले का है? तब इस धरती में जीवन भगवान ने बनाया। ये भगवान ने बनाया हम मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान ने नहीं बनाया। क्या थे? तो इनसे क्या बने? ऑर्गेनिक से, कोजरवेट से बने वायरस। क्या बने? और वायरस से बनी पहली सेल प्रोकैरियोटिक सेल। बोलो क्या नाम? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो पहले बनी कि यूकैरियोटिक सेल? सो जाना इसके बाद। प्रो की यू। और हम सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस है कि नहीं है? है। पर क्या डीएनए है? नो सर। क्या राइबोसोम है? 70s की 80s? ये प्रोकैरियोट पढ़ा रहा हूं मैं, यस और नो? क्या इसमें आरएनए है? तो बोलते सर कि दुनिया में पहली प्रोकैरियोटिक सेल बनी, और सर यूकैरियोटिक सेल बनी नहीं रही, प्रोकैरियोटिक सेल बनी पड़ी थी। बोलते हैं सर पहली बार यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी होगी? बोले एक कोशिका दूसरी कोशिका के अंदर घुस गई, एंडो सिम्बायोसिस। एंडो यानी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर घुस गई। यस और नो? इसका मतलब मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ गया? मेम्ब्रेन। क्या आ गया? और मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन आ गया तो हो गया कंपार्टमेंटलाइजेशन। बोलो क्या हो गया? सर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। और कंपार्टमेंटलाइजेशन किसकी आदत है? प्रोकैरियोट की यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल की आदत है। तो याद करना, माइटोकॉन्ड्रिया को ये लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल मानते हैं। क्या मानते हैं? फिर से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया को ये लोग क्या मानते हैं? प्रोकैरियोटिक। और ये प्रूव करते हैं कि यस, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कैसी सेल है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? सेल का कि खुद का? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है? राइबोसोम रखता है? आरएनए रखता है? और सर कोशिका तो डिवाइड भी करती थी। यस। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर सकता है? यस, बाय बाइनरी फिजन। तो प्लीज ये जो तुमको मैंने एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस पढ़ाई, इसका एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है, थ्योरी का नहीं, बल्कि ये लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है। अगर वो अंडरलाइन कर देंगे और मुझे बता देंगे तो मैं खुशकिस्मत हूं। बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास
इतना सब होने के अलावा, यानी मेम्ब्रेन होने के अलावा, मैट्रिक्स होने के अलावा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होने के अलावा, F0 F1 पार्टिकल होने के अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं। बताइए क्या क्या होता है, बोलो क्या क्या होता है। डीएनए। क्या इनके पास अपना डीएनए है? यस, दे हैव देयर ओन डीएनए। क्या इनके पास अपना आरएनए है? यस, दे हैव देयर ओन आरएनए। क्या ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करते होंगे? यस सर। ये है 2018 का क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन सिंथेसिस अलग करते हैं। ये सेल वाली प्रोटीन सिंथेसिस है कि माइटोकॉन्ड्रिया? ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस अलग करते हैं। याद रखना, इनके पास डीएनए, इनके पास आरएनए, इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस का करने का तरीका है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो इनके पास राइबोसोम भी होंगे। क्या है? यस, दे हैव देयर ओन राइबोसोम एंड दीज राइबोसोम आर 70S। और 70S होना प्रूव करता है कि ये प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? इसीलिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम होगा? दोनों। साइटोप्लाज्म में होगा 80S, बोलो कैसा होगा? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा होगा? 70। तो सेल के अंदर एक की दोनों? इस बार के टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था मैंने बोला था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम? 70S दोनों। बताओ साइटोप्लाज्म में 80S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S। तो बताओ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक राइबोसोम की दोनों? नहीं आ रहा सर, उसमें नहीं था शायद। मैंने जो क्वेश्चन बुकलेट बंटवाई है उसमें क्वेश्चन था ये। यस, टेस्ट में भी था। तो बताओ भाई क्या क्या करते हैं ये? डीएनए है, इनके पास अपना आरएनए। ये कोशिका का डीएनए आरएनए है कि माइटोकॉन्ड्रिया का? क्या ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? क्या ये अपना राइबोसोम रखते हैं? 80S वाला कि 70S? और माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि यूकैरियोटिक सेल में है तो यूकैरियोटिक सेल का अपना राइबोसोम बताओगे नहीं? और माइटोकॉन्ड्रिया का? तो सेल में 80S भी और 70S। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है इट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ये अपनी जिंदगी खुद चला सकता है। जो अपनी जिंदगी खुद चला सकते हैं दे आर ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। और ये आधा है क्योंकि अभी पूरी तरीके से इसे बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी इसके पास अपना डीएनए आरएनए है तो हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस, लेकिन इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। याद रखना, एक सेल ऑर्गेनल और है जो सेमी ऑटोनॉमस है, इट इज क्लोरोप्लास्ट। कौन है बेटा? उसके पास भी क्या है? अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपनी प्रोटीन, अपना राइबोसोम। तो याद रखना, एक इवोल्यूशन की थ्योरी के अनुसार, कौन सी थ्योरी? इंडो सिम्बायोसिस। अरे यार, दो लोग साथ में रहे तो सिम्बायोसिस, और एक दूसरे के अंदर रहे तो एंडो। तो पूरा नाम एंडो सिम्बायोसिस। एंडो सिम्बायोसिस के अनुसार दो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक दूसरे के अंदर एंट्री कर गई तो प्रोकैरियोटिक से क्या बना? यूकैरियोटिक। तो इसका साक्ष्य मिलना चाहिए, इसका एविडेंस मिलना चाहिए कि वाकई यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या? बोलो कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इट बिहेव लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव कर रही तो इसका अपना डीएनए होना चाहिए? है। अपना आरएनए नहीं है? राइबोसोम अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। यहां तक कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी कर लेते, इतने खतरनाक हैं। दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करना बैक्टीरिया का काम है और ये लोग भी बाइनरी फिजन करके डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो सारे गुण हैं जो किसके पास होते हैं? प्रोकैरियोट के पास। नहीं आया ना? आया? सबको आया? पक्का? मैंने एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं किया, केवल एंडोसिम्बायोसिस के अलावा हटा रहा हूं। बताओ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? किसने नाम दिया? कोलिका। जल्दबाजी में मत सोचो कि मैं वही पूछूंगा। किसने नाम दिया? वेंडा। किसने ऑब्जर्व किया? इजिली विजिबल है। तो क्या इनको मुश्किल से देखेंगे? कैसे? जेनस ग्रीन डाई डालेंगे?
दिखाई पड़ेंगे? हाँ, इजिली कि मुश्किल से? अच्छा बताओ, नंबर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, 4 चीजें होती, बोलो कौन? नंबर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर। पढ़ाओगे? बताओ, नंबर फिक्स है कि वेरिएबल? एक्टिव है तो, कम है तो, क्योंकि ये एटीपी बनाएंगे, क्या कहलाएंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। नंबर खत्म। शेप दिखाई पड़ रहा? सॉसेज, बोलो सॉसेज है। साइज दिखाई पड़ रहा? लंबाई चौड़ाई याद है? चौड़ाई 0.221 माइक्रोन, एवरेज 0.5 माइक्रोन। देखो तुमको एक चीज बता दूं, साइटोलॉजी की खास बात है, ये इतनी स्मूथली तुम्हें आती जाएगी, पर ये जब पूछा जाएगा तो आप इसके लगभग 10 में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि इनमें डाटा बहुत है। एक का डाटा आप दूसरे में लगा बैठोगे, इसलिए साइज बहुत ध्यान से पढ़ना। साइज विड्थ कितना? 0.221। और बताओ से, बताओ लेंथ 124.1। पक्का? नंबर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, स्ट्रक्चर दिख रहा? सिंगल मेम्ब्रेनस। तुम चले जाओगे थोड़ी देर बाद, नींद आ रही तुम्हें तगड़ी वाली, जागते रहना, अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो। बताओ, सिंगल की डबल? बाहर वाली फोल्डेड है? यस सर। फोल्डेड की स्मूथ? अंदर वाली? बताओ, 2 मेम्ब्रेन हो गई? स्पेस है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। पक्का? फोल्डेड वाली फोल्ड का नाम क्रिस्टी। क्रिस्टी, अंदर कैविटी गए, हवा भरी है? हवा है कि फ्लूइड? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा बताओ, मैट्रिक्स में 2 रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स। पक्का? क्रिस्टी में F0 F1 पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरन, और इनमें होगा ETS। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसमें होगी हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये अपने कोर्स में है, कल को आ जाए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इनर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन? ETS इनर की आउटर? हाँ, पक्का? सब समझ गए? तो एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 मुख्य साइकिल्स, लिंक, क्रैक, ETS, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्या बनाएगा? ATP बनाएगा तो पावर हाउस होगा। ये बात पढ़ाने के बाद सुनील सर ने पढ़ाया कि सर जी हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, बोलो क्या? एंडो, क्या आया? ये वाला क्या यार हो बेटा, गरीब आदमी को परेशान मत किया करो यार। नहीं जानते टेक्नोलॉजी तो ऐसा मजा लोगे हमारा। ग्रीन करें, ओमेगा मतलब हरा। हाँ, तो भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक गीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो त्रुटियां हों वो कृपया क्षमा करें। और गीत का नाम है एंडो सिम्बायोसिस। जब पहली बार सेल बनी तो यूकैरियोटिक थी कि प्रोकैरियोटिक? फिर 2 एक दूसरे के अंदर घुस गई, क्या बना दिया? यूकैरियोटिक। क्या कोई इसका साक्ष्य एविडेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास अपना है, अपना आरएनए है, अपनी प्रोटीन, पूरा सेंट्रल डॉग्मा है, राइबोसोम है, और क्या ये डिवाइड कर लेता है? ऑटोनॉमस की सेमी ऑटोनॉमस? सेमी ऑटोनॉमस। सर चढ़ गया, कह रहा बहुत देर से वही पढ़ा रहे हो, अब दूसरा कुछ पढ़ाओ। ले दूसरा, प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं, हाँ कुछ कहना है? अब जिंदगी में आए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर ना पढ़ाएंगे, कह दो पढ़ लो, तो कहेंगे बड़े पागल आदमी थे, पढ़ाया नहीं। और पढ़ा रहे तो ऐसा अंगड़ाई ले लेकर, जमाई ले लेकर के हमको परेशान करते हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा अत्याचार कर रहा हूं मैं। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर।
इनके बारे में सबसे पहले बताया था अर्नस्ट हैकेल ने। इनका नाम कभी तुमने पहले भी सुना होगा, सुना है पक्का? हाँ भाई, हम लोगों ने किंगडम सिस्टम पढ़े थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, याद है सब? हाँ, पूछते हैं। चलो खड़ी हो। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? विटेकर ने। अच्छा, 2 किंगडम दिया लीनियस, 3 हैकेल, 4 कोपलैंड, 5 विटेकर, 6 डोमेन याद है? डोमेन सिस्टम याद है? कार्ल वीज, पक्का? बैठ जा बिटिया। अरे क्या जमाई आ रही तुमको पकड़ में, हम नहीं पढ़ाएंगे इसे। इतनी भयानक जमाई किया कि आंखों से आंसू निकल आए। अरे तुम लोगों का फेवरेट कौन कौन क्रिकेट खेल लेता है? हाँ, क्या बात, गर्ल्स में भी खेल लेते हैं? अरे वाह, गर्ल्स में कौन कौन ने हाथ उठाया था? माय गुडनेस, आप लोग क्रिकेट खेल लेते हो? बॉलिंग की बैटिंग दोनों? फील्डिंग? आइटमों का? अच्छा, कोई लड़का खो खो खेल लेता है? वैसे एक खेल माना जाता है लड़कियों का, खो। और कबड्डी? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द फुटबॉल? खेलना जानते हैं? गजब यार। लूडो? कैरम? चेस? और इससे क्या बोलते हैं? इसे स्टापू, लंगड़ी, टंगड़ी। अच्छा, आप बताना ये देखो बदतमीजों, अपनी बदतमीजी देखो। एक टीचर पढ़ा रहा है तब तुम सब सो रहे थे और बदतमीजी किया तो वो भी जाग गया। क्या बात है यार। स्टडी कराना और करना, इट इज अ नेवर इजी जॉब। ये अच्छा काम नहीं है, कोई और काम करना चाहिए हम लोग को। बहुत हार्ड। कभी ना कभी जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में आऊंगा। मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा सा फील्ड होता है, वहां पर क्रिकेट अलाउड रहता है। आप बस पहचान लेना, तो मतलब मैं पहुंचूंगा, तुम बोलो तुम कौन? फिर हम लोग मिलकर के क्रिकेट खेलेंगे, एक टीम बनाएंगे, पक्का? और जो हमको आउट कर लेगा उसको 5 रुपया देंगे। कह रहा तुमको आउट करना दो मेरे भाई हाथ में। वंस अपॉन ए टाइम, सास भी कभी। हाँ, आज हम बुढ़े हो गए, एक समय हम भी क्रिकेट खेलते थे। तुमने नेशनल खेला है? अबे नेशनल खेलो चाहे इंटरनेशनल खेलो, हमको आउट करोगे हम पैर लगा देंगे इससे। LBW रखेंगे नहीं, लेदर की गेंद से खेलेंगे नहीं, खेलेंगे कॉस्को की बॉल से। और जैसे गेंद जा रही होगी ऐसे कर देंगे। लगे रहो तुम कितना नेशनल खेलो, आउट कर दोगे। अबे आइटम गली मोहल्ले में LBW नहीं होता, आइटम होगा। LBW होता है। वन टिप, अब जो पढ़ने वाले बच्चे हो रहे होंगे 10, 20, 25, वो इतना इरिटेट हो रहे होंगे कि ये आइटम आदमी अपना पढ़ा क्यों नहीं रहा। तो मैं अब जगाने के लिए मैंने इतना काम किया, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्लास्टिक की प्लास्टिक। थैंक यू वेरी मच कि आप जाग गए।
और ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जितने भी प्लास्टिड हैं या तो ये पिगमेंट रखते हैं, क्या रखते हैं? पिगमेंट। दे स्टोर पिगमेंट्स और दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। या तो ये पिगमेंट बेटा रखते हैं या तो इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है प्लास्टिड्स में। और इन प्लास्टिड्स को इनके स्टोरेज मटेरियल के हिसाब से, किसके? स्टोरेज मटेरियल के हिसाब से 3 पार्ट का बांटा गया है। वन इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, and number 3 is known as chromoplast. याद रखना, जब जब जिंदगी में तुम्हारे, अब तो खैर एमबीबीएस करोगे तो ये शब्द कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब जब तुम्हारी जिंदगी में ल्यूको शब्द आ जाए, ल्यूको इसका मतलब होता है वाइट, ल्यूकोसाइट, WBC याद है? तो ल्यूको शब्द जब जब आ जाए इसका मतलब होता है वाइट। तो ऐसा प्लास्टिड जो वाइट कलर का हो, और वाइट को हम लोग कलर नहीं मानते, तो हम मानते हैं कि ये कलरफुल है कि कलरलेस? कलरलेस। और आपकी जिंदगी में जब जब क्लोरो शब्द आ जाए, क्लोरो इसका मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन। तो ये एक ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं। और जब जब आपकी जिंदगी में क्रोमो शब्द आ जाए, जिंदगी रंगीन मानिएगा भाई साहब। क्रोमो मतलब कलरफुल, कलरफुल, क्रोमो मतलब कलरफुल। और याद रखना, कलर को बनाने के लिए वी हैव कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, अलग अलग प्रकार के कलर, लाल पीले कलर दिखाई पड़े। हमारे गुरुदेव ये हमें पढ़ाते थे कि टमाटर की जिंदगी में ये तीनों प्लास्ट आते हैं। टमाटर मतलब टोमेटो। तो जिसने भी टमाटर की खेती देखी है, उसने देखा है कि टमाटर शुरुआत में होता है वाइट। कैसा होता है? वाइट। और फिर कुछ दिनों बाद ये टमाटर हो जाता है हरा, दैट इज ग्रीन। और फिर जब ये बाजार में बिकने आता है तो ये हो जाता है लाल लाल, सफेद सफेद, लाल लाल, अच्छा कलरफुल। तो बोलते हैं जब टमाटर वाइट है उस समय टमाटर में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। जिस समय टमाटर ग्रीन है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और जिस समय टमाटर कलरफुल है उस समय उनमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। इससे एक बड़ी अच्छी थ्योरी पैदा होती है, वो तुमने ध्यान नहीं दी, कि these all plastid are interconvertible. Inter, that leucoplast can be changed into, and chloroplast can be changed into chromoplast. Yes, ये बात सच है कि ल्यूकोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में बदला जा सकता है और क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में बदला जा सकता है। ये याद रखना। और ये क्वेश्चन सीपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है। सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, सीपीएमटी होना बंद हो गया। अब सीपीएमटी नहीं होता, वरना ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि टमाटर की जिंदगी में कौन सा प्लास्टिड? तीनों। जब सफेद सफेद ल्यूकोप्लास्ट, जब हरा हरा क्लोरोप्लास्ट, और जब वो लाल पीला क्रोमोप्लास्ट। याद रखना, इन तीनों प्लास्टिड में जो ल्यूकोप्लास्ट है
ये फूड स्टोरेज के काम आता है। किसके काम आता है? फूड स्टोरेज। और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है और उसके लिए बोर्ड खाली होना चाहिए, इसलिए मैं बोर्ड खाली करूंगा थोड़ी देर बाद। इतना जब आप मुझे बता दोगे, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्लास्टिड। किसने बताया था? हैकेल। सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल। और इनको 3 प्रकार का बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। तीनों के नाम बताओगे? पहला ल्यूकोप्लास्ट, ग्रीन है कि व्हाइट है? दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन है कि व्हाइट है? और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। बताओ किस में होंगे स्टोरेज मटेरियल? ल्यूकोप्लास्ट। किस में होगा क्लोरोफिल? बीटा कैरोटीन, क्लोरोप्लास्ट। और किस में होगा कैरोटीनॉइड्स? किस में होगा ज़ैंथोफिल? क्रोमोप्लास्ट। पक्का? क्या टमाटर की जिंदगी में तीनों प्लास्ट आते हैं? बोलो तीनों में कौन कौन? जब व्हाइट है तो, जब ग्रीन है तो, और जब कलरफुल है तो। अब जरा ल्यूकोप्लास्ट को और गौर से सुनो। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द प्लास्टिड्स। ये वो प्लास्टिड्स हैं which store reserve food material। ये वो प्लास्टिड हैं जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। और अपने रिजर्व फूड मटेरियल की बेसिस पर द ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप। ल्यूकोप्लास्ट अपने रिजर्व फूड मटेरियल की बेसिस पर 3 प्रकार के होते हैं। यस, एक का नाम है एमाइलोप्लास्ट, एक का नाम है इलायोप्लास्ट, और एक का नाम है एल्यूरोप्लास्ट। चित्रांश खड़े हो। हमने कभी ना कभी आपको ये लेयर पढ़ाई है, एल्यूरोन लेयर। बस मुझे इतना पढ़ा दो कि कहां पढ़ाई है। मोनोकॉट का सीड मैंने पढ़ाया था। मोनोकॉट के सीड में एंडोस्पर्म की लाइन होती है, याद है? नाम बताओ। एल्यूरोन लेयर किसकी बनी थी? प्रोटीन की। बच गया बेटा, दूसरों ने मदद की है। एल्यूरोन लेयर इज प्रोटीन लेयर। तो भाइयों बहनों, एल्यूरो शब्द जब मिल जाए इट इज प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट का, बैठ जाओ, ल्यूकोप्लास्ट का वो प्लास्ट जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। प्रोटीन स्टोरेज करने वाले ल्यूकोप्लास्ट का नाम है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। इलायो, ऑयल को और फैट को बेटा स्टोर करने वाले प्लास्ट का नाम है इलायोप्लास्ट। और एमाइलो का मतलब ही होता है स्टार्च। एमाइलो का मतलब हमेशा होता है स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्ट का नाम है एमाइलोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट अपने आप में 3 प्रकार के, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तो मैं अगर बोलूं कि टमाटर जब सफेद है और उसमें स्टार्च भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? तो बताओ उसमें कौन प्लास्ट होगा? ल्यूकोप्लास्ट होगा, लेकिन कौन सा? नहीं आया। मैंने बोला आलू व्हाइट कलर का है और उसमें एक प्लास्ट है, स्टार्च स्टोर करता है। समझ गए? तो याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं, लेकिन ये भी 3 प्रकार के, एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, इलायोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट। अच्छा बताओ, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा। तो सब लोगों के अपने स्टोरेज वही हैं कि अलग अलग?
फिर से बताओ, प्लास्टिड कितने प्रकार के? एक कौन? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड मैंने क्या पढ़ाया? ल्यूकोप्लास्ट हो गया। अब आया क्लोरोप्लास्ट, जिसका डिटेल हमारे कोर्स में। क्लोरोप्लास्ट these are green color plastids, green color plastids, which have chlorophyll and beta carotene, जिनमें क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन नाम के पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स। चार पॉइंट ध्यान सुनना, नंबर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में यही 4 पॉइंट पढ़े थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिए। बोलो कौन कौन? नंबर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर। बोलते हैं इनका नंबर वेरिएबल है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास में 1 पर सेल। एक सेल में कितना? 1। पक्का? गुड, यस। आप शुरू से पढ़ रही हैं? आप पीछे, आप शुरू से क्लासेस पढ़ रही हैं? नहीं, बैठ जाइए। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी देयर आर 3 ग्रुप ऑफ एल्गी। नाम बताओ। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। नाम बताओ। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में कुछ तो विशेषता है बाकी लोगों में। वो क्या? एकदम साफ। अच्छा, क्लोरोफिल अलग अलग पाए जाते हैं। डंडा उठाओ। मेघा जी, एक तो मुझे सबके नाम पूछने हैं, मैं बड़ा मुश्किल में आ जाता हूं। मैं उसको करता रहूंगा, कोई नहीं उठेगा नहीं। जानवी, अपने पीछे वाले लड़के को के पीछे वाले लड़के को खड़ा करो। चित्रांश, अपने पीछे वाले लड़के को। हाँ, ये नाम बताओ। हाँ, कोहितपाल जी, शुरुआत से पढ़ रहे हो? एल्गी पढ़ा था? हाँ जी। कैप? हाँ जी। एल्गी पढ़ा था? नहीं पता? बता सकते हो? बताओ। मैंने क्लोरोफिल की बात ही नहीं की। मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट। चैप्टर तो मेरा बेकार हो गया, टॉपिक तो मेरा बेकार हो गया, किसी ने क्वेश्चन समझा नहीं। बताओ, एल्गी के कितने ग्रुप? एक कौन? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, यस यू खड़े हो। हाँ, वेरी गुड। बाकी लोग बैठ जाओ, मुझे मिल गया अपना मालिक बंदा। आ जाओ। क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में कुछ तो अंतर है। वो तो नहीं, क्लोरोफिल में नहीं, शेप में। मत पूछिए सर। क्या क्लोरोफाइस के क्लोरोप्लास्ट सब सेल में एक जैसे कि अलग अलग? हाँ, कब शेप हो सकते हैं? कहां पर? क्लमाइडोमोनास। रिबन शेप हो सकते हैं? स्पाइरो गायरा। गडल शेप हो सकते हैं? बोलो कहां? यूलोथ्रिक्स। मैंने ये बात पढ़ाई थी कि बताओ, क्लोरोफाइसी के मेंबर में बैठ जाओ, क्लोरोफाइसी के मेंबर में बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो हर बार फिक्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। अभी फिर से मैं पढ़ा रहा हूं कि क्लमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी का मेंबर है,
और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसा? और उसमें क्लोरोप्लास्ट एक होगा कि मैनी? एक सेल में। और बोलते हैं 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं इन मीजोफिल सेल। अब कोई मुझे बताएगा मीजोफिल सेल क्या होती है? एनाटॉमी पढ़ी है? लीफ पढ़ी थी? एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस पढ़ी थी? मिडरिप पढ़ी थी? पैलिसेड पढ़ा था? स्पॉन्जी पढ़ा था? इन सेल का नाम मीजोफिल। मीजोफिल सेल हरी थी? इनमें कितने नंबर हो सकते हैं? 20 से 40 एक सेल में। और ये कौन पढ़ा रहा है? मैं कि एनसीईआरटी? यस, आपका नाम क्या है? यस, रिया। कब से पढ़ रही हैं आप? शुरू से कि अभी आए? कितनी क्लासेस से? हाँ, सेल से। उसके पहले नहीं पढ़ा? वीडियोस नहीं देखे? पिछली बार कितने नंबर आए? ठीक, बैठो। चलिए, नंबर बताओ। नंबर क्या एक सेल में एक हो सकता है? बोलो कौन? क्या 20 से 40 पर सेल भी हो सकते हैं? नाम बताओ। मीजोफिल। शेप सुनिए, शेप इज लेंस शेप। अब आप लेंस जानिए किस आकार का होता है, उसी आकार के होते हैं, लेंस शेप। और साइज ये लार्ज होते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा इजिली विजिबल है। अगर कोई सेल ऑर्गेनल सबसे ज्यादा इजिली, बहुत इजिली विजिबल है तो वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। एक तो कलरफुल, ऊपर से साइज स्मॉल की लार्ज। अब जरा देखिए, आपकी बुक में साइज दिया गया होगा। लेंथ क्या दी गई? 5 से 10 माइक्रोमीटर ये इनका लेंथ है। और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर इनकी विड्थ है। तो नंबर इनका वेरिएबल है, कभी कभी 1 है पर सेल, कभी कभी 20 से 40। शेप इनकी लेंथ शेप है और साइज इनके लार्ज हैं। और एनसीईआरटी लिखती है ये पहली 2 लाइनों में कि ये बहुत इजीली विजिबल है। जहां लिखा हो वहां पर लिख लेना। बताओ कौन बहुत मुश्किल से विजिबल था? माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन बहुत इजीली विजिबल? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इनका साइज लार्ज है कि स्मॉल? लार्ज। बाकी के रेस्पेक्ट में लार्ज है। बताओ लेंथ कितनी? 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर। अब आया स्ट्रक्चर। मैं पढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही पढ़ाया। स्ट्रक्चर में ये डबल मेम्ब्रेनस है। इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये रही, और इनकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। इसके अलावा इनके पास इनर मेम्ब्रेन भी है एंड दैट इज अगेन स्मूथ। and it is outer membrane. इनकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इट इज नोन एज पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। इसी स्पेस को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता था? पेरी की इंटर और यहां पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके बाद इनके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इट इज नोन एज स्ट्रोमा। चलो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की फ्लूइड फिल्ड कैविटी मैट्रिक्स, इसका नाम स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्वाइन शेप्ड, जैसे सिक्के होते हैं, क्वाइन शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से हर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम थाइलाकॉइड और पूरे ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड का नाम ग्रेना।
सो क्वाइन शेप स्ट्रक्चर जो इनके पास है, हर एक क्वाइन शेप स्ट्रक्चर का नाम थैलाकॉइड और पूरे ग्रुप का नाम ग्रेना। हर एक क्वाइन शेप स्ट्रक्चर का नाम थैलाकॉइड और पूरे ग्रुप का नाम ग्रेना। पूरे ग्रुप का नाम ग्रेना। बोलते हैं एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, एंड these membranous structure are known as stroma lamellae. Stroma lamellae, also known as frets. इन्हीं को हम लोग फ्रेट्स का भी नाम देते हैं। ओके, अब मैं बड़ा करके बना रहा हूं। किसी एक थैलाकॉइड को जब भी आप देखेंगे, एक थैलाकॉइड को जब भी आप देखेंगे, उसकी अपनी खुद की कैविटी होगी, दैट इज नोन एज ल्यूमेन। बोलो, ल्यूमेन इज द कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट और थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और इस ल्यूमेन को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन का नाम है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इन्हीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाई जाएंगे क्लोरोफिल, और इन्हीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स। इसका मतलब पिगमेंट रखना आउटर मेम्ब्रेन का काम, इनर मेम्ब्रेन का काम नहीं है। पिगमेंट रखना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम है, और जहां पर भी पिगमेंट हो रहा है उसका नाम थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के ग्रुप का नाम ग्रेना। तो हम कह सकते हैं इन्हीं ग्रेना में होगा पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट की पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम। जिन लोगों ने थोड़ी भी बेटा फोटोसिंथेसिस पढ़ी है वो जानते हैं पिगमेंट सिस्टम दो होते हैं, एक PS1 और एक PS2। पक्का? तो PS1 और PS2 ये कहां मिलेंगे? ग्रेना में। कहां पर? ग्रेना और थैलाकॉइड में। इसीलिए ग्रेना में होंगी लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? और लाइट रिएक्शन के दौरान बनेगी एटीपी। क्या बनेगी? दूसरा सेल ऑर्गेनल जो एटीपी बना रहा, बोलो कौन? क्लोरोप्लास्ट। बोलो, इसके पहले कौन था? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी बना रहा था तो बना रहा था रेस्पायरेशन से। किससे? और ये भैया जब एटीपी बना रहे हैं तो बना रहे हैं सनलाइट से। किससे? और सनलाइट से एटीपी बनने की वजह से ये पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। किसका पार्ट है? तो बताओ, दोनों लोग एटीपी बनाते हैं, लेकिन एक भैया एटीपी बनाते हैं किससे? रेस्पायरेशन। और एक किससे? फोटोसिंथेसिस। कौन करता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। पक्का? बाकी बचा हुआ पोर्शन है स्ट्रोमा। और भाइयों बहनों, इन्हीं स्ट्रोमा में पाई जाती हैं डार्क रिएक्शन। नाम तो सुना ही होगा, बोलो कौन सी रिएक्शन? और अगर नहीं सुना है तो आप सुन लो। इन डार्क रिएक्शन में दो साइकिल हैं, एक का नाम है C3, दूसरे का नाम C4। मेन इज क्या? इसका नाम केल्विन साइकिल है। और इसी केल्विन साइकिल से भाइयों बहनों बनता है स्टार्च। क्या बनता है? इसी से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को बनाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में जहां पर भी ये बात लिखी है उसे अंडरलाइन करो। तो बताओ, इनके स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को बनाने वाले एंजाइम पाए जाएंगे। तो बताओ, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे वो ग्रेना में प्रेजेंट होंगे कि स्ट्रोमा में? इसीलिए हमारे सर पढ़ाते थे लाल जी डरे से। लाल जी डरे से पता नहीं क्यों पढ़ाते थे, तो हमने भी सीख लिया था। बोलते थे लाल मतलब लाइट रिएक्शन, जी मतलब ग्रेना, डरे से मतलब डार्क रिएक्शन, से मतलब स्ट्रोमा। तो बताओ, लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? ग्रेना। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। किस में बनेगा एटीपी? पता नहीं।
लाइट रिएक्शन। और किसमें बनेगा? स्टार्च। जवाब नहीं आ रहे, इसका मतलब तुम लोग सुन रहे हो और समझ नहीं रहे हो। बताओ फोटोसिंथेसिस की कितनी रिएक्शन? एक कौन सी? दूसरी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है, एक लाइट और एक सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या एटीपी बनाएंगी? कहां पर होंगी? ग्रेना में। हाँ? और डार्क रिएक्शन कहां होंगी? स्ट्रोमा। C3 साइकिल इज अ लाइट की डार्क? लाइट। C4 तो बताओ C3 और C4 साइकिल जो होंगी वो कहां होंगी? स्ट्रोमा में। और ये क्या बनाएंगी? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम कहां मिलेंगे? ग्रेना की स्ट्रोमा। और पिगमेंट कहां मिलेंगे? ग्रेना। नहीं आया? थक गए? नहीं, थकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहे, चलते रहो। हमें मालूम है तुम पे कितना प्रेशर चढ़ा हुआ है, कितना समस्याओं से तुम लोग गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी चलते रहो। चलो बताओ कितनी मेम्ब्रेन? एक कौन? इनर और एक। इनमें किसमें पिगमेंट है? नहीं है? तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट रखता भी है? रखता है। अंदर पहुंचेंगे कैविटी मिलेगी। कैविटी का नाम? हाँ, उसमें क्वाइन से स्ट्रक्चर मिलेंगे। नाम बताओ। थैलाकोइड ग्रुप होगा। नाम बताओ। ग्रेना आपस में जुड़े होंगे। नाम बताओ। स्ट्रोमा लैमेली। दूसरा नाम फ्रेट्स। बताओ ग्रेना में पिगमेंट के साथ सिस्टम होगा। नाम बताओ। कितने प्रकार के? दो। एक कौन? PS2 और एक PS1। ये सिस्टम जो बनाएंगे रिएक्शन करेंगे। कौन सी? लाइट रिएक्शन से क्या बनेगा? ATP। क्या माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता था? क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है। क्या वहां केमियोस्मोटिक थी? यहां भी होगी? यस। नो सर नहीं, यस सर। इसमें भी होगी। जहां जहां ATP बनेगा वहां वहां बोलो मेरे साथ, वरना गड़बड़ करोगे। जहां जहां क्या बनेगा वहां वहां केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी। गांठ मान लो चुटैया में, फिर मत कहना है। बताओ क्या माइटोकॉन्ड्रिया में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी? सूर्य बाबू क्या हो गया? सरदर्द? छोड़ दें? क्या हो गया? रोना? प्यास लगी है? मेरे पास तो पानी है नहीं, किसी से मांग लो। बोलो सिस्टर प्लीज। पानी नहीं पियोगे? सिस्टर नहीं बोलना है, बोलो। हाँ, अब बोलना ही चाहिए। और उसमें बोलने वाली बात क्या? वो तो है। सर इतना पका पका के पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ सर, डांस करते हैं। ये वाला स्टेप किसका है? ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। ये वाला किसका है? पिक्चर का नाम बताओ। कौन सा पिक्चर? कौन सा? बदतमीजी कर दो, अब इधर पढ़ो। हाँ पढ़ाओ। क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है? यस सर। दिख रहा? आउटर इनर फोल्डेड है? यस सर। कैविटी का नाम मैट्रिक्स है? फिर क्या है? स्टोमा। उसमें क्वाइन से स्ट्रक्चर है? नाम थैलाकोइड। थैलाकोइड की अपनी कैविटी है? नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है? ल्यूमेन। मेम्ब्रेन है? नाम है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सब पकड़ लिया उसने। बोला अब हमसे तो ना हो पाएगा। एक तो सीधा पढ़ाता, पूछता उल्टा है ना? बताओ ल्यूमेन है, फिर इसके बाद मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड, पिगमेंट है, क्लोरोफिल,
और बीटा कैरोटीन ग्रुप में है। फोटो सिस्टम कितने? 2, PS1 PS2 दोनों मिलकर के लाइट रिएक्शन क्या बनाएंगे? ATP केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी। मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं ताकि फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाने आऊं भले 50 बच्चे हैं लेकिन उन्हें लगे कि यार कुछ तो आइला ऐसा था। अच्छा बताओ, स्ट्रोमा जाओगे? डार्क रिएक्शन होगी पक्का? और डार्क रिएक्शन में C3 और होंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को बनाने वाले एंजाइम कहां पर होंगे? बहुत आसान है। तो क्लोरोप्लास्ट आपके कोर्स में यही था। आगे आते हैं राइबोसोम्स। पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो। पहले जो राइबोसोम पढ़े थे वो कहां पढ़े थे? प्रोकैरियोट। अब की बात तो भाई ब्रैकेट में लिख लो यूकैरियोट। इतना ज्यादा थके हुए लग रहा हो कि बेटा हम समझ गए हैं कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पर मैं तो पढ़ा के मानूंगा। गेट खोल लो, किसी को जाना भी हो सकता है तो चला जाएगा, कोई बात नहीं। खोल दो, हाँ बिल्कुल खोल दो। बेचारा परेशान है, कुछ लोग सर पकड़े बैठे हैं कि अब तो बहुत हो गया, हम ना पढ़ेंगे। हाँ, जो मैंने पहले पढ़ाया था वापस करो। कुछ याद है? राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, हे भगवान मैं समझ गया मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं। मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। मैं क्या करूं? एनसीईआरटी ने 2 बार पढ़ाया तो मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ रहा। दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका मतलब है ये बने हैं आरएनए के और बने हैं प्रोटीन के। अब की बार इन्होंने वैज्ञानिक का नाम लिख दिया है, दिखाया है? बताओ कौन? जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट किस सन में? 1953। 1953 के पहले कोई जानता नहीं था कि राइबोसोम है कि नहीं है। बताइए 1953 के पहले नहीं मालूम था कि राइबोसोम है कि नहीं। बताओ कितनी चीजों से बने हैं? 2। एक कौन? आरएनए। दूसरा भैया देख लो यार थोड़ी देर इधर, नीली टी शर्ट पहने हो तुम, इधर देखो, वुलन ना देखो, इधर 10 मिनट और छोड़ देंगे फिर। हाँ बताओ क्या क्या बना है? बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन के बने हैं और इनका अपना एक स्वेडबर्ग यूनिट होता है। भूल गए होगे? अब दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं बोल दूंगा स्वेडबर्ग यूनिट। किससे डिनोट करते हैं? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दैट विल टेल अबाउट, क्या बताएगा? डेंसिटी एंड साइज। Density and size of ribosome that will tell about the density and size of ribosome। तो मैंने ये पढ़ा दिया है कि एक स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेडिमेंटेशन किया प्रोटीन का और आरएनए का और उनकी डेंसिटी और उनके साइज के हिसाब से कोफिशिएंट बनाए। इनका नाम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उनको अपने नाम की यूनिट में कन्वर्ट किया स्वेडबर्ग, और अब वो उस स्वेडबर्ग यूनिट की बेसिस पर डेंसिटी और साइज बताने की कोशिश करते हैं कि इनकी आरएनए की और प्रोटीन। अब सुनो, दोनों को एक साथ लपेट रहे हैं। राइबोसोम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। One is known as 70S, पढ़ा चुका हूं। दूसरे प्रकार के राइबोसोम होते हैं 80S, जिसमें S का मतलब सुनील सर, अच्छा सेडबर्ग यूनिट। चाहे 70S हो चाहे 80S हो, इन दोनों में 2 यूनिट होती हैं।
बोथ हैव 2 यूनिट्स। इनमें से एक का नाम है स्मॉलर यूनिट और दूसरे का नाम है लार्जर यूनिट। अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो एक नई चीज पता चलेगी तुम्हें, जो जेनेटिक्स में दोबारा काम आएगी, और नहीं दिखाओगे तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा। बोलते हैं 70s यूनिट में जो स्मॉलर यूनिट होती है, स्मॉलर, और जो लार्जर यूनिट होती है, इनके यस स्वेडबर्ग यूनिट चेंज है। इसमें बताओ 30s और यहाँ 50s। बताओ 50 और 30 कितना होना चाहिए? 80। कितना हुआ? 70। और यहां पर भी स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर वाली 40s और लार्जर वाली 60s। यहां खत्म नहीं होती कहानी, इंटरेस्ट मत खो। 30s हो कि 50s हो, they are made up of rRNA plus protein। तो इसमें 21 से 21 प्रोटीन होती है। आई डोंट नो कितनी होती है, गिन नहीं पाऊंगा, 21 के आसपास होती हैं। बाकी rRNA होता है जिसकी स्वेडबर्ग यूनिट 16s होती है। ये नई बात है, इसको नोट कर लेना कि जो 30s में आरएनए की स्वेडबर्ग यूनिट होती है वो 16s होती है और बाकी सब प्रोटीन होती है। और जो 50s है इसमें भी प्रोटीन होती है और साथ में rRNA होता है। और ये rRNA 2 प्रकार का होता है, एक 23s और एक 5s। मुझे पक्का मालूम है किसी को कोई मतलब नहीं, पढ़ाते रहो सर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारे कोर्स में है। मैं कसम खा के कह रहा हूं गंगा मैया की, जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, गंगा मैया कसम खा कह रहा हूं, ये बिल्कुल तुम्हारे कोर्स में। एनसीईआरटी चैप्टर का नंबर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो 80s है इसमें भी प्रोटीन है प्लस rRNA है, पर भाइयों rRNA जो है इसमें है 18s। बोलो कौन सा? 18s। और जो इसकी 60s यूनिट है, यस भाइयों, इसमें भी प्रोटीन है और इसमें भी rRNA है। और यकीन मानो ये सब rRNA आपके कोर्स में दिए गए हैं और इनके जो rRNA हैं वो हैं 28s। थप्पड़ा मारेंगे, ये क्या लिखा है? कंटाप बहुत जोर का मारेंगे हम, सही हो जाओगे। बोलो कौन सा? 28s, 5.8s और 5s। और कुछ लोग कह रहे होंगे उल्टी आ रही है सर, पर याद रखना आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर खोलना और यूकैरियोटिक rRNA पूछना, उसमें ये लिखा होगा, देखना 5s, 5.8s, 18s, 28s। किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं सर, पढ़ा लो भाड़ में जाओ। तो ये सब दिया है एनसीईआरटी में, पर चैप्टर बदल गया है। चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चूंकि तुम इतना नहीं संभाल पा रहे तो तुम्हें आगे क्या पढ़ा दूंगा। वो बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से, फिर से बोलो, डीएनए से ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। बोलो, और इस ट्रांसक्रिप्शन को करने वाले एंजाइम नाम है, यस, डीएनए डिपेंडेंट। बोलो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किसी को मतलब नहीं, एक बच्चे को भी मालूम होगा तो मैं अपने आप को खुश हो जाऊंगा। कौन सा एंजाइम? फिर से बोलो। और अब डीएनए से आरएनए होते हैं 3 प्रकार के, आरआरएनए, एमआरएनए
और मैं दोबारा पढ़ाऊंगा वहां पर, जिसको ना मतलब हो ना मतलब हो, ये सब तुम्हारे कोर्स में है। तो बताओ, RNA, mRNA, tRNA, याद रखना RMT, बोलो क्या? अब इसको बनाने वाले एंजाइम का नाम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, बोलो। और जिसे हम पॉल बोलते हैं, पॉल का मतलब पॉलीमरेज, बोलो क्या? पूरा नाम RNA पॉलीमरेज, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। और जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो मुंह खुला रहेगा वहां पर। पॉल 1 बनाता है RNA, पॉल 2 बनाता है mRNA, पॉल 3 बनाता है tRNA। और जिन RNA को बनाते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट, वो कौन है? 18S, 28S, 5.8S, 5S। ध्यान मानो तो एनसीईआरटी को खोल करके देख लेना, ये लिखा हुआ है, लिखा है कौन कौन से RNA? 28S, 5.8S, 5S, 18S। तो ये जितने भी S हैं, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। हाँ, अब याद रखना, यही काम द सेम प्रोकैरियोट में होता है। एंजाइम होता है DNA डिपेंडेंट, बोलो, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज। और ये भी बनाता है rRNA, mRNA और बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इन तीनों प्रकार के RNA को बनाने के लिए 3 एंजाइम की 1 एंजाइम, तीनों प्रकार के RNA को बनाने के लिए 3 एंजाइम की 1 यूकैरियोट की प्रोकैरियोट। और इसी साल 2020 में क्वेश्चन आया कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जब DNA को खोलता है तो बताओ हेलिकेज खोलता है कि सेम एंजाइम? सेम एंजाइम। भूल ही गए। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान DNA की हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम लोगों ने लगाया हेलिकेज, लगाया? हेलिकेज नहीं होता, कौन? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। 3 की 1। बताओ, प्रोकैरियोट में 1 और यूकैरियोट में 3। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। और यहां एंजाइम कितना है? 1। वही बना रहा है rRNA, वही बना रहा है mRNA, वही बना रहा है tR। और अब देखो, यहां 30S यूनिट में कौन है? यहां 40S यूनिट में कौन है? 18। छोटी यूनिट में 16, छोटी यूनिट में 18। कितने का डिफरेंस? इतना भी याद रखोगे तो काम चलेगा। छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट का नाम, छोटी यूनिट का नाम बताओ। यहां पर 16, यहां पर 18। याद तो मैं करवा ही लूंगा, वो मेरा काम है। यहां बड़ी वाले में 23, बोलो। यहां बड़ी वाली में 28, यहां बड़ी वाली में 5, यहां पर भी बड़ी वाली में 5। तो जब ये 5 और 5 बराबर और 23 की जगह 28, तो एक और चाहिए, बोलो कौन? 5.8। बताओ 5.8S केवल किसमें? यूकैरियोट। एक ऐसा srRNA जो दोनों जगह है 5S, चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम चाहे यूकैरियोट। सर आप ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, नो डाउट सर, ये एक्स्ट्रा नहीं है, मैं कसम खा कह रहा हूं, ये एक्स्ट्रा ये कहां मिलेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनर्ट। और मेरी कतई इच्छा नहीं है कि मैं तुमको अपना नॉलेज थोप दूं, नहीं, मेरी इच्छा नहीं रहती। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने में कभी भी नहीं रहता हूं। मैं चाहता हूं उतना आ जाए जितना बुक में लिखा है। और बहुत कम लोग हैं जो इसको रिपीट कर पाएंगे। जो लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ करें, बोलो राइबोसोम। अब मुझे कुछ नहीं आता, अगर रिपीट कर गए दोस्त तो तुम बेटा बहुत अच्छे बच्चे हो। राइबोसोम जिंदगी में कितने तरह करके देखे? 2, 1 70S और 1 कर गए तो बेटा मम्मी का समय नोटबुक मत देखना। कर गए तो तुम मुझे सुन रहे थे। बताओ 70S प्रोकैरियोटिक है, 80S यूकैरियोटिक। अब एक लड़ाई बच्चे लड़ जाते, कहते इसको आता नहीं है, बेकार पढ़ा रहा है। कई बच्चे बैठे होते कुछ बोलते नहीं।
वो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में तो 70S भी पाया जाता है। यस यस, यूकैरियोटिक सेल में 70S भी है और 80S। पर मैं कभी राइबोसोम प्लग का नाम लेकर पूछूं, सेल का नाम नहीं, क्या राइबोसोम, मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक 80S, तब दोनों मत बोलना, तब बोलना 80S यूकैरियोटिक, 70S। और अगर मैं पूछूं यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम, 70S भी 80S। ओके, तो बताओ राइबोसोम कितने प्रकार के, एक कौन, दैट इज, एक कौन सी, दैट इज। अब ध्यान सुनना, 70S की दो यूनिट, स्मॉलर और, तो पहले रही स्मॉलर और फिर लार्जर, स्मॉलर वाली लार्जर वाली, पक्का। अच्छा, यूकैरियोटिक याद है, एक स्मॉलर और एक, बताओ स्मॉलर 40, लार्जर 60, पक्का। तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, बने किसके हैं, RNA और प्रोटीन के बने हैं। तो बताओ चाहे छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी यूनिट हो, RNA और प्रोटीन की है। अब प्लीज देखना मत, मैं देखूंगा कि तुम्हें कितना है, तुमने मुझे कितना सुना। बताइए 30S में प्रोटीन होगी, खूब सारी, यस। साथ में RNA होगा, बोलो कौन सा, 16। बहुत अच्छे बच्चे सुन रहे थे, इसका मतलब बताओ यहां पर भी होगा, प्रोटीन होगी, बोलो RNA होगा, बोलो 16S की 18S। ये है अच्छे बच्चे, ना चाहते हुए पढ़ गए, नहीं मन था फिर भी पढ़ गए। 50S याद है, प्रोटीन है, इसके बाद RNA, 1 2 की 3, 2 है, बोलो 23S और 5S, पक्का। ऐसे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अच्छा बताओ, यहां पर भी प्रोटीन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहां पर भी RNA है, 2 की 3, शाबाश, बोलो 28S, 5.8S और 5S, पक्का। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों की छोटी यूनिट में 16, दोनों की बड़ी 23, 28, 5, 5.8, पक्का। और अब सुनो, जब कभी भी ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, राइबोसोम से बनेगी प्रोटीन, क्या बनेगी, तो प्रोटीन जब बन रही होगी तो एक एंजाइम आएगा राइबोजाइम, जिसका तुमने रट्टा लगा लगा के पढ़ा है। राइबोजाइम इज अ एंजाइम, इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम इज RNA, बोलो क्या। और आज तुमको बता के चल रहा हूं, राइबोजाइम इज अ एंजाइम प्रेजेंट इन यूकैरियोट, सॉरी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, और इसकी यूनिट है 23S। तो 23S RNA, ये जब राइबोसोम में होगा तो इसी को बोलेंगे राइबोजाइम। और मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं तो बताना गलत है कि सही है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन यूकैरियोट विदाउट एनी एक्सेप्शन। सही है, सही है। क्यों? क्योंकि राइबोजाइम नाम का एंजाइम जो कि प्रोटीन नहीं है, वो यूकैरियोट में नहीं है, प्रोकैरियोट है। यस सर, लेकिन आप फिर भी गलत हो। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट की माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? यस, एकदम गलत हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगी और उस समय पर क्या आएगा? राइबोजाइम। राइबोजाइम एंड राइबोजाइम इज 23S RNA। नहीं आया? लेकिन इन जनरल हम बोल सकते हैं कि तब भी उस एंजाइम को हम लोग प्रोकैरियोटिक एंजाइम मानेंगे। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग नॉर्मल सेल मानते हैं कि प्रोकैरियोट। इसीलिए इन यूकैरियोट जनरली all enzymes are protein without any exception, but all enzymes are protein with one exception, that is known as ribozyme, and this ribozyme is present in eukaryote की प्रोकैरियोट। आया नहीं आया? आया?
ना चाहते हुए तुमने पढ़ा है। बताओ, इतना भयानक राइबोसोम तो सर पहले नहीं पढ़ाया था आपने। यस, क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि पहले एनसीईआरटी में कौन सा राइबोसोम था? प्रोकैरियोट। अब की बार यूकैरियोट। 1953 जॉर्ज, हाँ पहले 2 यूनिट है, 30 और 50, 40 और 60, 40-60 मिलाकर 80, 30-50 मिलाकर प्रोकैरियोटिक 70, यूकैरियोटिक। साइटोस्केलेटन और पढ़ोगे? नहीं, जाओ जाओ, टेक केयर। शाम को 6 बजे आगे बढ़ेंगे इम्यूनिटी में, वैक्सीनेशन।
मैसेज किया पता नहीं, अब तुम्हारे में हम क्या कर रहे हैं। मैसेज गया सर, फिजिक्स क्लास का मैसेज नहीं गया तुम लोग के पास क्या? नहीं हेलो, हाँ अरे भैया जब मैसेज आ गया हमें क्या करेंगे करा के? जब मैसेज चला गया बच्चों के पास तो कैसे करा दें? मेरे नहीं ज़्यादा नहीं है यार, 10-15 बच्चे हैं। हाँ बता रहे